अस्सलामुअलैकुम। ये कहानी मैंने सिर्फ अपने अब्बू को बताई थी। एक बार जब वापस आया था उस रात के बाद सीधा उनके पास गया, बैठ गया और सब बता दिया। अब्बू ने सुना, चुप रहे, फिर कहा अस्तगफिरुल्लाह और कभी रात को अकेले उस रूट पर दोबारा मत जाना। वो पहली बार कुछ मानते नज़र आए थे ऐसा कुछ बात पर, क्योंकि अब्बू रैशनल आदमी थे और कुछ साइंटिफिक सोचते थे, इन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं करते थे। मगर मेरे चेहरे पर जो था और जो मैंने बताया उन्होंने सीधा मान लिया, कोई सवाल नहीं किया। मेरा नाम उस्मान है, लुधियाना का रहने वाला हूँ। ये सितंबर 2020 की बात है जब मैंने पहली बार अकेले मुल्तान से कोयटा तक का सफ़र किया। रात को भारी ट्रक में सीमेंट का माल था पीछे। कामरान चाचू के साथ काम करता था मैं। वो पुराने ड्राइवर हैं, 20 साल का तजुर्बा है, मगर उस रात वो बीमार थे। डिलीवरी अर्जेंट थी और उन्होंने कहा, उस्मान तू जा सकता है, रूट सीधा है, हाईवे पर रहो और सुबह कोयटा। मैंने हाँ कर दी। 20 साल का था, ड्राइविंग आती थी, मगर इतना लंबा अकेला सफ़र पहली बार कर रहा था मैं, वो भी रात को। रिजल्ट था मुल्तान से कोयटा करीब 60-69 घंटे का सफ़र। हाईवे वीरान होती है और वो खाली मैदानों का अंधेरा शहर के अंधेरों से अलग होता है। कोई इमारत नहीं होती, कोई रोशनी नहीं होती, सिर्फ ज़मीन और रात। काश उस रात कुछ और हुआ होता, कोई मसला होता, गाड़ी ख़राब होती और बस सिर्फ वही हुआ होता। मगर सिर्फ वो नहीं हुआ, उसके साथ साथ कुछ और भी हुआ जिससे कि मुझे ये रात कभी ज़िंदगी भूलने तो नहीं वाली। मुल्तान से निकला रात के करीब 9 बजे। पहले 1-2 घंटे ठीक था, मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ और फिर डीजी खां, ये इससे नॉर्मल थे। काफ़ी गाड़ियाँ थीं, ढाबे थे, रोशनी थी कभी कभी। मगर डीजी खां के बाद जब बलूचिस्तान का रास्ता शुरू होता है, जब वो सहरा आने लगता है दोनों तरफ, वो अलग दुनिया है। चारों तरफ खाली ज़मीन, दूर तक कुछ नहीं, और ऊपर आसमान जहाँ तारे हैं मगर चाँद नहीं था उस रात। अंधेरा पूरी रात था। रेडियो लगा रखा था मैंने, पश्तो और पंजाबी गाने आते रहे। ट्रक ठीक था, इंजन सीधा चल रहा था। मैं अलर्ट था, पहला सफ़र था, ध्यान था। करीब रात के 11 बजे डीजी खां के कुछ घंटे निकालने के बाद एक जगह आई जहाँ हाईवे पे एक छोटा सा ढाबा था। रोशनी थी, 1-2 ट्रक और थे। मैंने रोका, वहाँ चाय पीनी थी। पैर सीधे करने थे, बाहर निकला, स्ट्रेच किया, ढाबे वाले से चाय ली। एक और ड्राइवर था वहाँ, बूढ़ा बंदा, सफ़ेद दाढ़ी, आंखें छोटी मगर तेज़। उसने मुझे देखा और ऊपर से नीचे तक, और सीधा पूछा, पहली बार जा रहे हो इस रूट पर क्या तुम, वो भी रात को? मैंने हाँ में जवाब दिया, लेकिन हैरान हुआ कि कैसे पता चला। पता चलता है, उसने कहा, नया ड्राइवर होता है तो चेहरा अलग होता है। फिर उसने चाय का घूंट लिया और एक काम करना, नाक का इलाका आता है आगे, वो हिस्सा जहाँ हाईवे सीधा है और दोनों तरफ सिर्फ सहरा है, वहाँ सीधा चलते रहना, रुकना मत, कोई दिखे कुछ दिखे, रुकना मत तुम। मैंने उससे पूछा क्यों? उसने मुझे देखा और वो इलाका रात को ठीक नहीं होता। इतना कह के चाय ख़त्म की और अपने ट्रक में चला गया। वो दोबारा कुछ नहीं बोला था वो। मैं वहाँ खड़ा रहा 1 मिनट, फिर अपनी चाय ख़त्म की और ट्रक में बैठा। इलाका जो कि करीब 1 घंटे बाद आया, आते ही वो फीलिंग आई जो पहले नहीं आई थी कभी। खुला, बिल्कुल खुला हाईवे था वो। दोनों तरफ वो सीधा सहरा था, कोई दरख्त नहीं था, कोई पत्थर नहीं था, सिर्फ ज़मीन और सिर्फ रात। हेडलाइट्स में सीधा हाईवे और बाकी सब अंधेरा, कहीं कुछ नहीं था वहाँ पर। रेडियो के सिग्नल जो कि चले गए थे एकदम से, स्टेटिक आई और बंद हो गई। खामोशी आ गई थी काफ़ी, सिर्फ इंजन की आवाज़ थी और टायरों की आवाज़ आ रही थी। मैंने रेडियो बंद किया, खामोशी में चलता रहा काफ़ी देर। करीब 20 मिनट बाद हेडलाइट्स में दूर, बिल्कुल दूर कुछ था हाईवे पर। पहले लगा डेब्रिस होगा। इस हाईवे पर आगे करीब करीब पत्थर होंगे शायद, कुछ चीज़ें होती हैं, मगर करीब आया तो देखा कि कुछ नहीं है वहाँ पर। हेडलाइट्स की रोशनी सीधा हाईवे पर थी और वहाँ कुछ नहीं था। और तब रेयर व्यू मिरर में एक चीज़ दिखी। मिरर में ट्रक के पीछे कुछ था। अंधेरे में ट्रक के पीछे जो अंधेरा था वो अलग था। एक शेप थी उसमें, लंबी मगर पूरी साफ नहीं थी, धुंधली हिल रही थी, जैसे कोई चीज़ चल रही हो ट्रक के पीछे साथ साथ। मैंने आंखें मली, दोबारा मिरर में देखा, वो थी, अभी भी थी और साथ चल रही थी, ट्रक की रफ्तार पर सीधा पीछे। मैंने एक्सीलरेटर दबाया थोड़ा और, ट्रक की स्पीड बढ़ी और मिरर में देखा, वो अभी भी थी, उसी फासले पर जैसे स्पीड से कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो उसे। अगले कुछ मिनट मैंने मिरर में नहीं देखा, सीधा हाईवे पर देखा और हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत रखे आगे देखता रहा। मगर वो फीलिंग के पीछे कुछ है कि ट्रक के साथ साथ कोई चल रहा है, वो नहीं गई। जिसम ने खुद महसूस किया, वो अंदर की फीलिंग जो कान और आंखों से नहीं आती, सीधा अंदर से आती हैं, वो थी फीलिंग
करीब आधे घंटे बाद वो इलाका ख़त्म हुआ, हाईवे ने मोड़ लिया और कुछ पत्थर आए। वो सहरा थोड़ा बदल गया और एकदम से वो फीलिंग चली गई जैसे कुछ छूट गया हो पीछे। मैंने मिरर में देखा, पीछे सिर्फ हाईवे था, अंधेरा था और कुछ नहीं था। रात के करीब 1:30 बजे एक जगह पे ट्रक ने झटका खाया अचानक से। इंजन की आवाज़ बदली और वो बदलाव जो ड्राइवर सीधा पहचानता है, कुछ ठीक नहीं था। मैंने साइड में रोका ट्रक चलते चलते, बाहर निकला, रात थी और वो सहरा था, कहीं कोई था नहीं, सिर्फ ट्रक और मैं था। सिर्फ वो खामोशी थी जो सहरा में होती थी, वो खामोशी जिसमें अपनी सांस भी सुनाई देती थी। बोनट खोला, टॉर्च जलाई, इंजन देखा, एक पाइप ढीला हो गया था। छोटा मसला था मगर ठीक करना था। टूल किट लिया, काम शुरू किया और करीब 10-15 मिनट का काम था वो। झुका हुआ इंजन के ऊपर जब एक चीज़ मेरी पीठ पर पड़ी, ठंडी एकदम से, जैसे किसी ने हाथ रखा हो मेरी पीठ पर। मैं एकदम से सीधा हुआ और पीछे मुड़ा। वहाँ कोई नहीं था, वो खाली सहरा था, रात थी, ट्रक था, कोई नहीं था मेरे पीछे। मैंने टॉर्च घुमाई चारों तरफ, कुछ नहीं था, सिर्फ ज़मीन, सिर्फ रात और सिर्फ दूर तक खाली हाईवे। वापस काम शुरू किया, हाथ कांप रहे थे मगर काम करना पड़ा। पाइप टाइट किया और 1-2 और चीज़ें देखी काम करते करते। करीब 5 मिनट बाद ट्रक के दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, कदमों की आवाज़, जैसे वहाँ कोई है। सीधा साफ एक कदम रुका ट्रक के दूसरी तरफ से, जैसे कोई पैसेंजर सीट के साथ साथ चल रहा हो, धीरे धीरे। मैंने हाथ बंद किए और कान लगाए। कदमों की आवाज़ अभी भी आ रही थी, रुक रुक के, पैसेंजर डोर की तरफ से आते हुए। ट्रक के नीचे से देखा दूसरी तरफ, टॉर्च की रोशनी में ज़मीन दिखी, कोई पैर नहीं थे, कोई साया नहीं था, मगर आवाज़ अभी भी आ रही थी। वही अजीब सी रिदम थी उसमें। वो कदमों की आवाज़ पैसेंजर डोर के बिल्कुल बराबर आके रुकी और फिर काफ़ी देर खामोशी हुई। मैं वहाँ झुका हुआ था, ट्रक के नीचे से देख रहा था, टॉर्च हाथ में था, सांस अंदर खींची हुई थी मैंने। पैसेंजर डोर के बराबर से बिल्कुल सीधा एक लंबी खरखराहट आई, जैसे कोई बाहर से पैसेंजर डोर के हैंडल पकड़ के खींच रहा हो। एक बार रुका और दूसरी बार ये आई आवाज़ मुझे। खैर, पैसेंजर डोर का हैंडल फिर हिला बाहर से और मैं वहाँ ट्रक के नीचे झुका हुआ था। टॉर्च हाथ में थी, सांस रुकी हुई थी। हाथ का निशान नहीं था हैंडल पर, मतलब कोई हाथ नहीं था जो दिख सके, मगर हैंडल खुद ब खुद हिल रहा था, खुद रुक रुक के, जैसे कोई बाहर खड़ा था और अंदर आना चाहता था। मैंने एक फ़ैसला किया जो शायद सही था या गलत, मैं नहीं जानता। मैं सीधा ड्राइवर सीट से अंदर घुसा, तेज़ी से ट्रक का दरवाज़ा बंद किया, अंदर से लॉक किया और पैसेंजर डोर देखा। वो बंद था, अंदर से लॉक नहीं था। मैंने झुकते झुकते पैसेंजर लॉक भी बंद कर दिया, लॉक कर दिया यानी। फिर सीधा बैठ गया और हाथ स्टीयरिंग पर थे मेरे। इंजन स्टार्ट था, पाइप ठीक हो गया था, इंजन चलने लगा था। मैंने एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को वहाँ से निकाला, तेज़ी से, इतनी तेज़ी से कि पीछे का माल हिलने की आवाज़ आने लगी। सीमेंट के डब्बों में से खरखराहट की आवाज़ आ रही थी। मिरर में देखा, वो जगह पीछे रह रही थी। डेजर्ट में, रात में, वो जगह जहाँ ट्रक रुका था, वहाँ कुछ था, अभी भी खड़ा हुआ था। मिरर में एक शेप थी, लंबी, धुंधली, जो वहाँ थी और धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था। जब बिल्कुल छोटी हो गई, जब दिख नहीं रही थी बिल्कुल भी, तब मैंने मिरर से नज़र हटाई। अगला घंटा मैंने तकरीबन ट्रक कहीं रोका ही नहीं, चाहे कुछ भी होता, रोका नहीं। हाथ स्टीयरिंग पर थे, आंखें हाईवे पर थीं, सीधा आगे। रेडियो के सिग्नल वापस आए करीब आधे घंटे बाद। गाना शुरू हुआ और वो आवाज़, वो इंसानी आवाज़ इतनी अच्छी लगी कि आंखें भर आईं। करीब रात के 3 बजे एक ढाबा आया, रोशनी थी, 2-3 ट्रक ड्राइवर थे वहाँ पर। रुका और बाहर निकला मैं, ढाबे में गया और चाय मांगी। एक कोने में बैठा, हाथ अभी भी हल्के कांप रहे थे, चाय का कप पकड़ा रखा मैंने, गर्माहट महसूस करने के लिए। ढाबे वाले ने देखा और वो उम्र दराज आदमी उस रूट पर काफ़ी सालों से था शायद। ठीक हो बेटा? मैंने कहा हाँ, मगर शायद वो कुछ जानता था जैसे। रास्ते में कुछ हुआ तो नहीं? उसने पूछा मुझसे। मैंने एक सेकंड सोचा, फिर सोच के जवाब दिया, पूरा नहीं, सिर्फ इतना, ट्रक ख़राब हुआ था, ठीक करते वक्त कुछ था बाहर जैसे मुझे महसूस हुआ। ढाबे वाले ने कुछ नहीं पूछा और सिर्फ एक बार सर हिला दिया, जैसे पता था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और उस वक्त चाय का दूसरा कप रख दिया मेरे सामने बिना मांगे। उसने पूछा, नाग वाला इलाका था? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, वहाँ मत रुकना रात को, जो भी हो चलते रहना। क्या है वहाँ? मैंने उससे पूछा। उसने एक पल लिया, ऐसे इतना गहराई से तो नहीं मुझे पता, बस इतना बताया कि जो वहाँ रुकता है अकेला रात, वो कहता है कि कुछ था साथ, काफ़ी ड्राइवर्स हैं जो कहते हैं। फिर उसने मेरी तरफ सीधा देखा, तू ठीक है, निकल आया, बस काफ़ी है,
चाय ख़त्म की, वापस ट्रक में बैठा मैं। पैसेंजर सीट देखी और अब खाली थी, बिल्कुल नॉर्मल। लोग वैसे ही था जैसे मैंने लगाया हुआ था, अंदर से कुछ नहीं था बदलाव। मगर पैसेंजर सीट के हेडरेस्ट पर वो पुराना लेदर कवर था। एक चीज़ थी वहाँ पर, एक निशान था उंगली का, जैसे किसी ने हेडरेस्ट पर हाथ रखा और उंगली प्रेस की हो, सीधा एक जगह। वो निशान फ्रेश था, अभी अभी का था, मैंने खुद देखा था। पहले कुछ नहीं था वहाँ पर। ट्रक में कोई नहीं आया था, दरवाज़ा लॉक था मगर निशान था। मैंने सीट कवर उठाया, पीछे फेंक दिया माल वाले हिस्से में। फिर आयतल कुर्सी पड़ी पूरी, बार बार, जब तक दिल ने कहा कि बस अब ठीक है। फिर ट्रक चला दिया। कोयटा सुबह पहुंचा। फजर की अजान हो रही थी जब मैंने शहर में दाखिला लिया। वो अजान की आवाज़, वो सुबह की रोशनी, वो शहर का वजूद, सब कुछ उस रात के बाद इतना प्यारा लगा कि रुक के एक पल आंखें बंद करके शुक्रिया अदा किया। माल उतारा, कॉन्ट्रैक्टर से मिला, सब नॉर्मल था। काम हुआ, रिसिप्ट ली और घर का रास्ता लिया। रावलपिंडी जाने से पहले एक काम किया। एक मस्जिद थी रास्ते में, इमाम साहब से मिला, उन्हें पूरा बताया मैंने सब कुछ। उन्होंने सुना, सूरह बकरे का कुछ हिस्सा पढ़ के मेरे ऊपर फूंका, कहा जो था वो साथ नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर एक काम करो, वापसी पर दिन में निकलना। मैंने पूछा क्यों, वो मेरा पीछा कर सकता है। उन्होंने कहा कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी को अपने साथ लेती हैं, तुझे नहीं लाया, ये तेरी दुआ ने काम किया, अल्लाह ने बचाया तुझे। फिर उन्होंने मुझे सीधा देखा, लेकिन दोबारा उस रास्ते पर रात को मत जाना तुम। कुछ जगहें होती हैं जहाँ इन चीज़ों का हाथ मजबूत होता है, वो नाग वाला इलाका ऐसा ही है कुछ। मैंने वापस आकर ये अबू को बताया सारा कुछ। उन्होंने सुना, पूरा सुना, और एक बार भी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि तेरा वहम था या तू थका हुआ था, सीधा कहा अस्तगफिरुल्लाह। फिर उन्होंने बोला कि ये कामरान चाचू को भी बताए, शायद जानते हो इस रूट के बारे में थोड़ा बहुत। कामरान चाचू को बताया, उन्होंने सुना, और जब मैंने उन्हें ये सारी बात बताई तो उन्होंने एक चीज़ कही जो मुझे अंदर तक हिला गई। यार उसामा, उस रूट पर 3 साल पहले एक बंदा था जिसका कुछ पता ही नहीं चला। ट्रक मिला था रास्ते में बंद, माल साथ था मगर ड्राइवर नहीं था, कोई निशान नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वो इलाका था, लेकिन इलाका वही था, नाग वाला। आज 3 साल हो गए हैं, मैं अभी भी ट्रक चलाता हूँ। कामरान चाचा के साथ अलग रूट पर जाता हूँ। कोयटा का रूट छोड़ दिया है मैंने। एक बार और किसी ने कहा था कि अच्छे पैसे मिलते हैं, उधर जाओ। मैंने सीधा मना कर दिया, कोई वजह नहीं थी, बस नहीं कहा। रात को अकेला सफ़र अभी भी करता हूँ, काम है, ज़रूरत है, मगर एक काम हमेशा करता हूँ। जब भी हाईवे पर रात को हूँ, जब भी ऐसा कोई वीरान हिस्सा आता है, मिरर में देखता हूँ एक बार सीधा। ज़्यादातर कुछ नहीं होता, हाईवे खाली होता है, अंधेरा होता है, कुछ ख़ास नहीं होता। मगर कभी कभी, सिर्फ कभी कभी वो फील आती है, वो अंदर वाली फीलिंग कि पीछे कुछ है, जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है, कोई साथ साथ चल रहा है मेरे। जब वो फीलिंग आती है, मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ, सीधा आके देखता हूँ, रुकता नहीं हूँ एक बार भी, और आयतल कुर्सी पढ़ता रहता हूँ जब तक वो फीलिंग ख़त्म नहीं होती। उस रात जो हुआ नाग के वो हिस्से में, रेगिस्तान में, रात के अंधेरे में, वो मुझे याद है। पैसेंजर डोर का हैंडल, ट्रक के दूसरी तरफ एक कदम, और पीठ पर वो एक ठंडी सी थपथपाहट, और मिरर में वो शेप जो साथ साथ चल रही थी, वो सब याद है और शायद हमेशा रहेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक बार हो जाती हैं और दिमाग में हमेशा के लिए रहती हैं, चाहे तुम भूलना चाहते हो उन्हें, लेकिन वो भूली नहीं जाती। वो मिरर में वो शेप, वो लंबी धुंधली चीज़ जो ट्रक के पीछे थी, आज भी रात को याद आती है। और जब भी याद आती है, मैं एक काम करता हूँ, कमरे की लाइट ऑन करता हूँ और आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ। खैर, ये ख्याल मेरे जहन से जाने तो नहीं वाला, लेकिन ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी वो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं रात के वक्त एक नर्सिंग होम के एक बैंड यूनिट में काम करता हूँ। ये हिस्सा सबसे ज़्यादा मुश्किल मरीज़ों के लिए होता है, उन लोगों के लिए जो डेमेंटिया के आखिरी मरहले फ़ेस कर रहे होते हैं, जिनका रवैया इंतहाई ख़तरनाक होता है, या फिर जो ज़हनी बीमारियों का शिकार होते हैं। वो लोग जिन्हें कोई और संभालना नहीं चाहता। ये हिस्सा जो कि इमारत की तीसरी मंजिल पर है हॉस्पिटल के, एक लंबा और सुनसान कॉरिडोर जहाँ सिर्फ मैं और ये मरीज़ होते हैं। जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो लगता है जैसे पूरा माहौल सांस रोके हुए हो। किसी को भी रात में यहाँ काम करना पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ मुश्किल मरीज़ नहीं डराते, यहाँ कुछ और भी है, कुछ जो ठीक नहीं लगता मुझे।
एक रात मैं अपने कॉरिडोर का राउंड कर रहा था जब मुझे एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल साफ तरीके से, कि इधर आओ। ये आवाज़ कॉरिडोर के उस हिस्से से आई थी जो डेड एंड पर था, लेकिन उस हिस्से में कोई मर्द नहीं था और सब मरीज सो रहे थे। ना कोई टीवी चल रहा था, ना रेडियो, कोई वजाहत नहीं थी। मेरे दिल को अजीब सी घबराहट होने लगी। अगले दिन जब मैंने ये बात अपने एक कुलीग को बताई तो वो खामोश हो गई। उसने कहा कि इस कमरे में पहले एक मर्द रहता था जो इसी तरह मदद के लिए पुकारता था, और वो मेरी ड्यूटी शुरू होने से कुछ दिन पहले वफ़ात पा चुका था। उसकी आवाज़ भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मेरे कुलीग ने बताई थी। फिर एक और वाक़या याद आता है मुझे। हमारे पास एक बड़ी सख्त और गुस्से वाली बूढ़ी औरत रहती थी। वो दूसरों को चीख कर कहती थी कि चुप हो जाओ या बोलना बंद करो, मूड के मुताबिक। उसके मरने के बाद मुझे लगा कि अब उसका किस्सा ख़त्म हो गया है। एक रात मैं हालवे में अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहा था। वो भी इसी इमारत के दूसरे यूनिट में काम करता है, जब एक तेज़ और बारीक कानों में चुभने वाली आवाज़ आई, बिल्कुल मेरे पास से। जब मैंने मुड़कर देखा, हालवे खाली था, मगर वो आवाज़ वो उसी औरत की लगती थी। एक और औरत थी जिसे एक और रेजिडेंट के साथ एक शेयर्ड रूम में शिफ्ट किया गया था। उन दोनों की तो आपस में कभी नहीं बनी। जब भी वो अपनी प्लेट से कुछ उठाती, दूसरी औरत उस पर हमला करने लगती या गंदी गालियाँ देने लगती। कुछ दिन बाद वो पहली औरत इसी कमरे में मर गई। उसके बाद उसकी रूममेट का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल गया। पहले वो तन्हा रहना पसंद करती थी, लेकिन अब उसे उस कमरे में सोने से डर लगने लगा। वो हमेशा रो रो कर कहती थी कि लाइट्स बंद मत करो। बेड में जाने से इनकार करती रहती थी। जब किसी तरह सो जाती तो चीख चीख कर उठती। एक रात मैंने उसे हालवे में देखा, बिना व्हीलचेयर के चलते हुए, दीवारों को पकड़कर अपना वज़न संभालती, सांस जो कि उसकी शायद फूली हुई थी, आंखें दहशत से भरी हुई थी। जब मैंने उसे वापस ले जाने की कोशिश की तो उसने मुकाबला किया। उसके चेहरे पर ऐसी दहशत थी जो इंसान के अंदर तक लर्ज़ डाल दे। एक महीने तक उसने उस कमरे में सोने से इनकार किया। ये सब तब रुक गया जब उसे किसी और कमरे में शिफ्ट किया गया। लोग कहते हैं कि उसका मरा हुआ रूममेट अभी तक उसे छोड़कर नहीं गया होगा शायद। मैंने कई मर्तबा देखा है, मरीज़ खुद से बातें करते हैं, हवा में हाथ बढ़ाते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं, जैसे किसी नज़र ना आने वाले से मिल रहे हों। जब वो जैसे अपने आप से या किसी और से बातें कर रहे होते हैं तो समझ जाओ कि वक्त करीब है। एक औरत के साथ भी यही हुआ। मेरी कुलीग उसके कमरे में गई और पूछा कि वो किससे बात कर रही है। वो खुशी से कह रही थी, देखो सामने मेरी बहन बैठी हुई है, मैं उससे बात कर रही हूँ। मेरी कुलीग ने जो कि सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ये तो अच्छा है, और बाहर निकल गई। चंद घंटों बाद वो औरत मर गई। एक और अजीब चीज़, घंटियाँ ऐसी नहीं जो एक्सीडेंट से बच जाएं। ये वो होती हैं जो ताकत से खींचकर बचाई जाती हैं, और ये बंद तब होती हैं जब उन्हें ऊपर पुश करते हैं। कभी कभी ये बंद कमरों में बजती हैं जहाँ कोई भी नहीं होता। अक्सर ये उस वक्त होता है जब कोई मरीज़ वफ़ात पा चुका होता है, जैसे वो आखिरी मर्तबा मदद मांग रहे हों। मगर सबसे ज़्यादा जो मुझे डराता है वो मेरे हालवे के आखिर में रहने वाली एक ग्रीक औरत है। वो उर्दू या कोई लोकल ज़ुबान नहीं बोलती। कभी कभी रात में वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, जैसे किसी से मुकम्मल गुफ्तगू कर रही हो। मगर जैसे ही मैं उसे देखने जाता हूँ वो आंखें बंद कर लेती है, जैसे सो रही हो। जैसे ही मैं वापस मुड़ता हूँ वो फिर से बोलना शुरू कर देती है। ये सिलसिला चलता रहता है जब तक वो चुप नहीं हो जाती। उसके बाद अगले कमरे वाली औरत वो ही करने लगती है। फिर उसके बाद उस हालवे के मुकाबले में रहने वाली, एक एक करके सब, जैसे कोई सा साया कमरे से कमरे तक जा रहा हो
और सबको जगा रहा हो और सब एक ही बात कहते हैं। वो मर्द मेरे कमरे में था, वो मर्द कोने में खड़ा हुआ था, वो मर्द ने मुझे कहा कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता मगर सब एक ही जुमले दोहराते हैं, ये बार बार होता है। मैं सोचता हूँ कि वो कौन मर्द है, कौन है वो, और वो उन्हें क्या कहता है। मगर सच कहूँ मुझे असल में ये जानना ही नहीं है। हॉस्पिटल में ऐसे वाक़यात अक्सर होते हैं क्योंकि वहाँ पे कई लोगों की वफ़ात होती है। आपका क्या ख्याल है इनके बारे में? ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।